Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature. Welcome to yet another lecture. In today's lecture, we are going to discuss Biographia Literaria written by S.T. Coleridge. S.T. S.T. Coleridge. Now, S.T. Coleridge, he is one of the major figure of romantic criticism. He was a philosopher, he was a literary critic, he was a poet. इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में है. जैसे इसको हम कह सकते हैं बायोग्राफिकल लिटरेरिया को कह सकते हैं दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस. ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है. ऑटोबायोग्राफिकल क्या है? रिफ्लेक्शंस है, रिफ्लेक्शंस है, ठीक है. दूसरा कह सकते हैं कि दिस वाज अ फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स, क्योंकि यहाँ पे इंस्पिरेशन जो इनको मिला था वो जर्मन फिलोसफर से मिला था, जैसे कांट हो गए, शेलिंग हो गए, है ना. यहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिला था, इसलिए वी कैन से दैट फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स इंस्पायर्ड बाय फिलोसफी. फिलोसॉफिकल म्यूजिंग, जैसे इन्होंने इंस्पिरेशन लिया था कांट से एंड सेलिंग से, ठीक है. अब तीसरा कह सकते हैं कि दिस इज अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दिस वर्क इज अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये एक क्रिटिसिज्म था प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस का भी. प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस का. सो एक नट सेल में कह सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल वर्क, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रिटन बाय एस टी कॉलेज, है ना. और जो कि फिलोसफी से इन्फ्लुएंस हुआ था, खासकर कांट और सेलिंग की फिलोसफी से, फिलोसफी ऑफ एस्थेटिक्स से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. और दिस इज नॉट जस्ट ए क्रिटिज्म, बल्कि ये सिर्फ क्रिटिज्म ही नहीं है, बल्कि अपने लाइफ के ओपिनियंस इन्होंने शेयर किया. और खासकर प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस जो कि पब्लिश हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1800 में, है ना, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है. और खासकर उनका जो क्रिटिज्म है लैंग्वेज के ऊपर, पोइट्री लैंग्वेज, पोइटिक लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री के ऊपर, इसके ऊपर क्रिटिज्म है, ठीक है. तो इसको हम स्ट्रक्चर्ड वाइज देखते हैं. एस्ट्री कॉलेज ने बोला कि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसके अंदर जो पोइट्री है, पोइट्री जो है वो डिस्टिंग्विश करती है, पोइट्री जो है वो डिफर करती है प्रोज से. किसमें? मेट्रिकल कंपोजिशन में, मेट्रिकल कंपोजिशन में, मेट्रिकल कंपोजिशन में, ठीक है. अब मेट्रिकल कंपोजिशन क्या है? विच मीन्स की जो पोइट्री है उसका एक अपना रिदम होता है, एक अपना मीटर होता है, एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना लिखने का तरीका होता है ना. अकॉर्डिंग टू एस्ट्री कॉलेज जो पोइट्री है इट शुड कंटेन इमेजिनेशन प्लस रीजन. तो किसी भी पोइट्री को लिखने के लिए हमें क्रिएटिव इमेजिनेशन चाहिए और एक रीजन चाहिए, एक कॉन्शियसनेस चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कंपेयर किया, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बुक है लाइफ्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव द टिंटरनेबे. एक टिंटरनेबे एक प्लेस है जहां से इंस्पिरेशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिया था और उसके बेसिस पे उसने पोइट्री लिखी थी. एक और उनका फेमस वर्क है डैफोडिल्स. तो डैफोडिल्स की भी वैसे ही कुछ कहानी है कि एक बार वो अपनी सिस्टर के साथ जा रहे होते हैं, तो उन्होंने रास्ते में देखा बहुत सारे डैफोडिल्स खिले हुए. जब वो वापस आते हैं तो वो अपने सारे थॉट के कलेक्शंस को रीयूनाइट करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं और उसके बाद पोइट्री लिखते हैं. यहाँ पे एस्ट्री कॉलेज जो है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को. कहते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग. और जो पोइट्री है वो कॉमन मैनर के लिए लिखी जानी चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए. क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन था प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेट का, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहली चीज की, उन्होंने बोला कि आई एम डूइंग ए थॉट एक्सपेरिमेंट. और ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यू क्लासिकल एज. न्यू क्लासिकल में क्या था, एक स्ट्रिक्ट रूल था, मतलब पोइट्री का जो मीटर होगा, पोइट्री की जो राइमिंग स्कीम होगी, हर चीज एक फिक्स्ड मीटर पे चलती थी. अगर थोड़ा सा भी उसमें डेविएशन होगा विच मीन्स कि वो पोइट कहलाने लायक नहीं था. बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने
विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला नहीं, पोइट्री जो है वो कॉमन मैन के लिए लिखी जानी चाहिए, क्योंकि हर कॉमन मैन को पोइट्री समझ आनी चाहिए। बिकॉज पोइट्री को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना, पोइट्री को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना? तो पोइट्री अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो वी वोंट बी एबल टू शेयर आवर आइडियाज विद द पीपल, जो एक मास पीपल है ना, उस वहां तक पहुंचाने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये इनिशिएशन लिया था। और उसके बाद जब वर्ड्सवर्थ आए तो बहुत फेमस हो गए वर्ड्सवर्थ, है ना। फिर इसी के अगेंस्ट एसटी कॉलेज, जो कि काफी अच्छे फ्रेंड भी थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, उन्होंने अपना वर्क बायोग्राफी लिटरेरिया लिखा, जो कि एक कह सकते हैं कि काउंटर वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। अब यहाँ पे जो राइटर है हमारे, वो बेसिकली दो तरीके इमेजिनेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला इमेजिनेशन एंड रीजन, ये दोनों चीज पोइट्री को बनाता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कहते हैं पोइट्री को एक मिनट, कहते हैं पोइट्री को दो चीजें बनाती है, पहला इमेजिनेशन, दूसरा रीजन। और उन्होंने बोला देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। पहला है प्राइमरी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन। ठीक है, अब प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होता है? कहता है दिस इज अ लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन। ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन है, ये क्या है? एक तरह से प्राइम एग्जाम्पल है ह्यूमन परसेप्शन का, ह्यूमन परसेप्शन का। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा दूसरा, सेकेंड ही टॉक्स अबाउट सेकेंडरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। और ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो क्या है? वो एक तरह से इको है ऑफ द प्राइमरी। ठीक है, जो कि एक सेंस में कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्शियस है, इको ऑफ प्राइमरी वी कैन से, इको ऑफ प्राइमरी। अब इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला इन्होंने इमेजिनेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला उन्होंने बोला प्राइमरी इमेजिनेशन। ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो क्या है? वो एक तरह से लिविंग पावर है। ठीक है, जैसे कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी, जो कि अपने आप में उसका फंक्शन ही है कि गॉड की क्रिएटिविटी को समझना, गॉड के एक्ट को समझना। और दूसरा कहता है उसको यूज करना आर्ट में, विच मीन्स प्राइमरी इमेजिनेशन क्या करता है? वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, या जो गॉड की क्रिएटिविटी है, जैसे नेचर हो गया, है ना, एस्थेटिसिज्म हो गया, एस्थेटिक्स हो गया, इन सबको समझना। ये प्राइम एग्जाम्पल है ह्यूमन परसेप्शन का, जो ह्यूमन बीइंग देखता है, जो ह्यूमन बीइंग सोचता है। जैसे आपके पास 5 सेंसेस होते हैं, तो आप अपने 5 सेंसेस से जो चीज़ फील करते हो, जो चीज़ देखते हो, है ना, अपने आसपास, उन सारी चीज़ों से जो इंस्पिरेशन मिलता है वो हमारा प्राइमरी इमेजिनेशन करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सपोज आप मनाली गए, सपोज आप सिक्किम गए, कश्मीर गए, तो आपने अपने ज्ञानेंद्रियों से जो भी चीज़ें आप देखोगे, है ना, वॉट एवर यू कैन सी, वो सारी की सारी चीज़ें आपके प्राइमरी इमेजिनेशन होंगे, है ना, क्योंकि आप उस चीज़ को देख पा रहे हो, उस चीज़ को फील कर पा रहे हो। एक तरह से लिविंग पावर ऑफ प्राइम इमेजिनेशन, मतलब एक तरह से लिविंग पावर ऑफ प्राइम एजेंट है वो, है ना, ह्यूमन के परसेप्शन का सबसे प्राइम चीज़ है वो। ठीक है, इसी को बोला उसने प्राइमरी इमेजिनेशन। जैसे उसका फंक्शन है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर, उन सारी चीज़ों को समझना, वो जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको समझना। ठीक है, सेकेंड है हमारा सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो कि एक तरह से कॉन्शियसनेस हुआ, है ना, जो कि हम उसका यूज करके आर्ट में यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक रॉ मटेरियल को किसी एक पोइट्रिक फॉर्म में। तो कह सकते हैं कि सेकेंडरी इमेजिनेशन में जो रॉ फॉर्म है ना, उसको क्या करते हैं? उसको कंबाइन करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म, तो उसी चीज को जो प्राइमरी इमेजिनेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको एज ए रॉ फॉर्म लेते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक आर्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी एक पोइट्री है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। तो यहाँ पे जो कॉलरीज है ना, वो यूज करते हैं क्या? अपने सेकेंडरी इमेजिनेशन को टू रिक्रिएट द सुपरनैचुरल वर्ल्ड। जब आप देखोगे उसमें जैसे एल्बेस्ट्रॉस है ना, जो मतलब जो भी सिंबल्स हैं उस पोइट्री के अंदर, तो एक तरह से वहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिल्ट हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सफरिंग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडेम्पशन है।
तो ये जितने रिप्रेजेंटेशंस हैं वो उन्होंने प्राइमरी इमेजिनेशन का यूज करके सेकेंडरी इमेजिनेशन के थ्रू चीजों को चैनल किया था. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं. Now Coleridge gives a very important, कह सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स, जिसको बोला गया सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. ठीक है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी बोला जाता है. ठीक है, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. नाउ इसको समझते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार बीपीएससी के एग्जाम में भी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आ चुका है, यूजीसी नेट में भी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आ चुका है. इसको समझते हैं. ये जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है उसमें कॉलेज कहता है कि एक तरह से सुपर नेचुरल एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए. तो सपोज मानो कि आप कोई सुपर नेचुरल मूवी देख रहे हो, जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, है ना, हर कोई देखा है ये इस फिल्म को. तो जब आप सुपरमैन की फिल्म देख रहे हो तो इवन दो यू नो दैट अ सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो पावरफुल पर्सन है एक सूट में वो उड़ रहा है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है. बट स्टिल ये जो राइटर या फिर पोइट की जो क्रिएटिविटी होती है ना, उसका जो सेकेंडरी इमेजिनेशन यूज करके जो क्रिएटिविटी या जो आर्ट को क्रिएट किया जाता है, उस आर्ट के बाद आपको थोड़ी समय के लिए, जब तक आप उस चीज को देख रहे होगे तब तक आपको लगेगा कि वो ट्रुथ है, और आप थोड़े समय के लिए आप अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड कर देते हो. इसी को बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विच मीन्स कि जैसे आप सुपरमैन देख रहे हो, स्पाइडरमैन देख रहे हो, तो आप उस 1.5 घंटे 2 घंटे की फिल्म को रियल समझ लेते हो और आपके सारे इमोशन बह जाते हैं और आपको लगता है कि सच में सुपरमैन या स्पाइडरमैन होता है एंड ही इज सेविंग द वर्ल्ड, है ना. उसके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. लेकिन एक्चुअली में वो डिसबिलीफ होता है. बट हम क्या करते हैं, विलिंगली, एज लॉन्ग एज वी आर वॉचिंग दैट मूवी, एज लॉन्ग एज वी आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर पोएम, जैसे क्रिस्टबल एक पोएट्री है, या फिर इवन आप द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जब तक आप उसको पढ़ोगे तब तक आपको फील होगा कि वो जो भी चीजें हो रही है, जो भी सुपरनैचुरल चीजें हो रही है, वो एक्चुअली में रियल में हो रही है. तो यही इसी को बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, व्हिच मींस जो स्पेक्टेटर है, जो रीडर है, वो विलिंगली अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड कर देता है कुछ समय के लिए, जब तक कि वो उस चीज को पढ़ रहा होता है. ठीक है, इवन दो ही नोज और सी नोज दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट ट्रू, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट राइट. जैसे स्पाइडरमैन कैन नॉट फ्लाई या फिर आयरन मैन कैन नॉट, मतलब एक तरह से रियल ह्यूमन बीइंग फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, है ना, बट स्टिल वो अपने थॉट को सस्पेंड कर देता है. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जब इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था. In Biographia Literaria, he criticized Wordsworth इन्होंने वर्ड्सवर्थ के, कह सकते हैं कि लैंग्वेज, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया. वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, यहां पे आप ऐड कर सकते हो क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. ना वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज की थ्योरी क्या थी? तो वर्ड्सवर्थ कहता था कि जो पोइट्री है ना, जो पोइट्री है, इट शुड बी रिटन फॉर द कॉमन मैन, है ना. जो पोइट्री का जो लैंग्वेज है शुड बी रिटन फॉर द कॉमन मैन. जैसे जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम एवरीडे लाइफ में, मंडेन लाइफ में, है ना, उस तरह की पोइट्री लिखी जानी चाहिए. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप मैंने एग्जाम्पल दिया था ना सॉलिटरी रीपर का, है ना. इफ यू हैवंट रेड द पोएम यू शुड जस्ट चेक इट आउट. सॉलिटरी रीपर में क्या होता है कि एक लड़की जो होती है काफी छोटी होती है और वो रिप कर रही होती है ना, धान के खेत में, और वो गुनगुना रही होती है गाने को. तो उसके अंदर जो टोन है, उसके अंदर जो लैंग्वेज का यूज किया गया है, वो बिल्कुल कॉमन मैन का लैंग्वेज यूज किया है. उसमें कोई भी डिफिकल्ट, कह सकते कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसमें कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज या टर्म नहीं है ना. तो वो वैसे लैंग्वेज को वर्ड्सवर्थ यूज किया करते थे. लेकिन यहाँ पे कॉलेज का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहता है
द लैंग्वेज ऑफ रस्टिक इज नॉट नेसेसरली द मोस्ट नेचुरल ऑफ पोएटिक्स। तो ये जो रस्टिक लैंग्वेज है, जो कॉमन लैंग्वेज है, वो पोएटिक नहीं होता। तो यहाँ पे उसने क्या पहला क्रिटिसाइज किया, जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म उसने किया, ये जो रस्टिक लैंग्वेज है या फिर जो कॉमन लैंग्वेज है, वो क्या है, वो जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो नेचुरल है पोएटिक के लिए, है ना, इज नॉट नेचुरल फॉर पोएट्री। ठीक है। फिर देखो वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, वर्ड्सवर्थ ने बोला द पोएट्स टास्क इज टू कॉपी बट टू एलिवेट लैंग्वेज, है ना, थ्रू इमेजिनेशन। विच मीन्स की जो पोइट का नेचर है कॉपी करना, वो नेचर से कॉपी करता है, वो चीज़ों को देखता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप कश्मीर जाओगे, मनाली जाओगे, आप वहाँ के व्यूज़ को देखोगे, उससे इंस्पिरेशन लोगे, है ना, वो आप कॉपी कर रहे हो। जैसे मैंने प्लेटो में पढ़ाया था, माइमेटिक थ्योरी पढ़ाया था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमिटेट करते हैं नेचर को। यहाँ भी कह रहा है इमिटेशन तो है, लेकिन इमिटेशन का ये मतलब नहीं है कि हम उसको एज इट इज कॉपी कर ले। जैसे हम एक मंडेन लाइफ में जो लैंग्वेज को यूज करते हैं, एज इट इज हम लैंग्वेज को यूज कर ले, कहता है कि वो जरूरी नहीं है, हमें एलिवेट करना पड़ेगा लैंग्वेज को। तो एलिवेट द लैंग्वेज, LANGUAGE, ठीक है। तो कहता है कि हमें एलिवेट करने की जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज को, है ना। जैसे मैंने सॉलिटरी पर का एग्जांपल दिया, उसमें कहता है कि ठीक है, पोइट्री का इमेजिनेशन तो बहुत अच्छा है, बट उसमें एलिवेशन नहीं है, उसमें उस पोइट्री का एलिवेशन नहीं है, विच मीन्स की जो सेकेंडरी इमेजिनेशन जब हम यूज करते हैं, विच मीन्स अपना इंटेलेक्ट यूज करते हैं। तो प्राइमरी इमेजिनेशन में सिर्फ अपने व्यूज को देख रहे हैं, अपनी आंखों, अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू चीजों को देख रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या हो जाता है कि हमें अपने इंटेलेक्ट का यूज करना पड़ता है, हमें अपने नॉलेज का यूज करना पड़ता है, और उसको और पोएटिक बनाते हैं हम, ठीक है। जिसके अंदर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब लिटरेरी टर्म्स हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो कहता है कि एलिवेट करना पड़ेगा हमें अपनी लैंग्वेज को। इन ऑर्डर टू राइट अ पोएट्री, इन ऑर्डर टू बी अ पोएट, वी नीड टू एलिवेट आवर लैंग्वेज, वी नीड टू डिस्टिंग्विश आवर लैंग्वेज फ्रॉम अ कॉमन मैन, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ। अब मैं आगे चलते हैं। अब याद है जब मैंने बोला था कि बहुत हाईली इन्फ्लुएंस थे कहाँ से, फिलॉसफी से, इमैनुअल कांट से और सेलिंग से। हम लोग समझते हैं कि कैसे उन्होंने कांट की थ्योरी, उन्होंने मतलब कांट से कैसे वो इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। तो देखते हैं कांट्स इन्फ्लुएंस। नाउ इसको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि दिस इज अ फिलोसॉफिकल पार्ट। यहाँ पे कांट जो थे, उन्होंने अपने वर्क क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में, है ना, उन्होंने दो टर्म दिए थे, फिनोमिना और न्यूमिना। पहला टर्म फिनोमिना, ठीक है, मैं इसको मतलब समझाऊंगा अभी। और न्यूमिना, ये जो फिनोमिना है अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, ये कहता है द वर्ल्ड वी सी इट। फिनोमिना का मतलब है द वर्ल्ड वी सी इट, द वर्ल्ड वी सी इट। और इसका न्यूमिना का मतलब है द वर्ल्ड एज इट इज, द वर्ल्ड एज इट इज, या फिर थिंग्स इन इटसेल्फ या themselves, ठीक है। क्लियर है। तो मतलब कि यहाँ पे कांट जो है वो एक्चुअली में क्रिटिसाइज करते हैं अपने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के अंदर दैट आवर माइंड जो है इज नॉट अ पैसिव रिसीवर ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है, ये जो हमारा मेंटल फैकल्टी है, वो कोई पैसिव रिसीवर नहीं है एक्सपीरियंस का। लेकिन कहता है कि बट एक्टिवली स्ट्रक्चर्स एक्सपीरियंस यूजिंग इनेट कैटेगरीज, जैसे कि कह सकते हैं कि स्पेस, टाइम, कॉजालिटी, इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होके हम चीजों को करते हैं। इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होके हमारा जो माइंड है ना, वो पैसिवली वर्क करता है, एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है ना। इसलिए वो डिस्टिंग्विश किया फिनोमिनन को, कहता है कि द वर्ल्ड वी सी, जिस तरह से हम संसार को देखते हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ पे पोइट को अगर बैठा दे, तो पोइट किस तरह से दुनिया को देखता है, पोइट किस तरह से समाज को देखता है, पोइट किस तरह से नेचर को देखता है ना। फिर एक न्यूमिना है द वर्ल्ड इन इटसेल्फ,
जो अननोएबल है, जिसको हम जान ही नहीं सकते हैं, है ना। तो कुछ चीजें होती है जिसको हम जान नहीं सकते, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम परसीव करते हैं, क्योंकि हर इंसान, जैसे सपोज मान के चलो आप 10 लोग हैं, आप 10 फ्रेंड मनाली घूमने गए, लेकिन 10 में से 10 का जो व्यू होगा, विजन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, परसीव करने की जो क्षमता होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। हर कोई सेम तरीके से परसीव नहीं करता, हर कोई सेम तरीके से चीजों को नहीं देखता, है ना। इसीलिए कहता है कि द वर्ल्ड वी सी इट, द वर्ल्ड वी परसीव इट। ठीक है। अब यहाँ पे कॉलेज का एडेप्टेशन क्या था, ये तो हमने समझा कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में उसने क्या, कांट ने किस चीज की बात करी। अब यहाँ पे जो एसटी कॉलेज हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फाउंडेशन, कह सकते कि ये एक फाउंडेशन बनाया ह्यूमन माइंड को, एक तरह से ह्यूमन माइंड की जो क्रिएटिविटी है उसको कंस्ट्रक्ट, है ना, कंस्ट्रक्ट करने में, एक मीनिंग क्रिएट करने में। ठीक है। तो इसलिए वो अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्या करते हैं, इमेजिनेशन, वो कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है इज नॉट जस्ट द रिप्रोडक्टिव, या फिर जो रिप्रोडक्टिव का मतलब जो कॉपी कर रहे हैं, एकदम एक चीज की कॉपी करते जा रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि जो ये इमेजिनेशन है, इट्स नॉट जस्ट रिप्रोडक्टिव बट प्रोडक्टिव, विच मीन्स कि हम प्रोडक्टिवली चीजों को यूज कर रहे हैं। पोर्ट जो होता है प्रोडक्टिवली चीजों को यूज करता है। रिप्रोडक्टिव का मतलब है एक ही चीज को बार बार कॉपी करना, है ना, एक ही चीज को आप बार बार कॉपी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो एसटी कॉलेज हैं वो क्या करते हैं, वो चीजों को लेते हैं और क्या करते हैं, अपने सेकेंडरी इमेजिनेशन के थ्रू चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना, चीजों को अपने पोइटिक इमेजिनेशन से, चीजों को अपने पोइटिक नॉलेज से इनहांस करते हैं, चीजों को बेटर करते हैं, पोइट्री को क्रिएटिव बनाते हैं, एक सिंबॉलिक क्रिएट करते हैं। ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं शिलिंग, अब चलते हैं हम देखते हैं शिलिंग का इन्फ्लुएंस कांट के ऊपर, सॉरी शिलिंग का इन्फ्लुएंस एसटी कॉलेज के ऊपर। ठीक है। सेलिंग्स इन्फ्लुएंस, अब देखते हैं सेलिंग का इन्फ्लुएंस क्या है। ये भी जर्मन फिलोसफर थे। तो शेलिंग ने क्या किया था, नेचर और स्पिरिट के बारे में इन्होंने बात करी। ठीक है। तो कहता है, इनका एक वर्क है सिस्टम ऑफ ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म, सिस्टम ऑफ ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म, ठीक है। काफी फेमस वर्क है इनका, जो कि 1800 में पब्लिश हुआ था। ये कहते हैं नेचर इज अ विजिबल स्पिरिट, और कहते हैं कि स्पिरिट इज एन इनविजिबल स्पिरिट, जो है इनविजिबल है नेचर। ठीक है। देखो बहुत बहुत थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। नेचर जो है वो विजुअल है, स्पिरिट विजुअल है, विच मीन्स कि हम अपने प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, है ना। जैसे हमने वहां पे कांट में देखा न्यूमिना, विच मीन्स कि थिंग्स वी परसीव थ्रू आवर माइंड, थिंग्स वी परसीव और थिंग्स वी सी थ्रू आवर माइंड, है ना। तो ये जो नेचर है वो विजुअल स्पिरिट है, उसको तो हम देख सकते हैं, उसको तो हम समझ सकते हैं, उसको तो हम फील कर सकते हैं, है ना, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जो स्पिरिट है वो इनविजिबल नेचर है, स्पिरिट को हम नहीं समझ सकते, इनविजिबल है नेचर में। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सेकेंडरी इमेजिनेशन का यूज करते हैं, उसको हम और ज्यादा अपने पोइटिक या फिर कह सकते हैं कि अपने नॉलेज के थ्रू उसको इन्हांस करते हैं, फिर उस चीजों को समझते हैं। जैसे नेचर ऑफ गॉड हो गया, मैंने बताया। अब गॉड को तो हम देख नहीं सकते, नहीं देख सकते ना, लेकिन जो परसेप्शन है गॉड का, वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है अपने पोइट्री के अंदर, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, कि किस तरह से जो शैतान है ना, सेटन, उसको सेटन कहेंगे, शैतान नहीं, हिंदी वर्ड यूज कर रहे थे, मैंने शैतान बोला। सेटन जो है ना, वो कैसा है, उसका जो घर है वो कैसा है। तो एक जो डिस्क्रिप्टिव या एलोबरेटिव जो टोन उन्होंने लिखा, कभी कभी उसमें क्रिटिसिज्म भी हो जाता है कि एक्चुअली में ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड, ही इज टॉकिंग अबाउट शैतान, मतलब कि शैतान का जो लाइफ है, जो एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी की गीत गा रहे हो, है ना, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। तो वहां पे क्या है, ऑफ कोर्स ही हैज नेवर सीन द हेल, मिल्टन ने कभी हेल को नहीं देखा, बट स्टिल उनका जो हेल का डिस्क्रिप्शन है ना, वो कहाँ है, वो इनविजिबल है, पर उन्होंने अपने सेकेंडरी इमेजिनेशन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू एसटी कॉलेज, उस चीज को समझा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलेज है वो एक एब्सोल्यूट इमेजिनेशन की बात करता है, एब्सोल्यूट इमेजिनेशन की बात कर रहा है।
एब्सोल्यूट इमेजिनेशन। तो सिंपल है, कहते हैं कि देयर इज नो स्प्लिट बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे पहले में क्या था, माइंड जो है हमारा, माइंड एंड जो वर्ल्ड है, माइंड प्लस वर्ल्ड जो है वो दो डिफरेंट चीजें हैं, स्प्लिट चीजें हैं, ठीक है। यूजुअली ऐसा लोग सोचते थे, लेकिन शेलिंग ने बोला नहीं, माइंड और जो वर्ल्ड है दोनों एक एब्सोल्यूट कनेक्शन में, एब्सोल्यूट इमेजिनेशन है। और यहीं पे क्या किया हिस्ट्री कॉलेज ने, इसको कंबाइन कर दिया, बोला माइंड और वर्ल्ड, माइंड का मतलब हमारा कॉन्शियसनेस, और वर्ल्ड जो हम संसार को देखते हैं, जो न्यूमिना फॉर्म में संसार है। तो कहता है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू वर्ल्ड को देखते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू वर्ल्ड को समझते हैं, है ना। और ये क्या बनाता है, एब्सोल्यूट इमेजिनेशन क्रिएट करता है। और यही एब्सोल्यूट इमेजिनेशन हमें क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए, क्रिएटिव पोइट्री के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर बस इतना ही है, इसको समअप कर लेते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिस इज अ ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड फिलॉसफी। इससे पहले पोइट्री के अंदर किसी ने भी फिलॉसफी का यूज नहीं किया था पोइट्री को समझाने के लिए, या फिर जो एक पोइट्री ऑफ क्रिटिज्म है, या क्रिटिज्म ऑफ पोइट्री जो है उसको समझाने के लिए ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या किया, जिसने एक ब्रिज बनाया फिलॉसफी और पोइट्री को, या फिलॉसफी ऑफ रोमांटिक्स को समझाने के लिए। दूसरा, दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिज्म। इसी से इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे राइटर्स, खैर इन्होंने तो इंस्पिरेशन लिया था जर्मन फिलॉसफी से, लेकिन इनसे इंस्पायर हुए बहुत सारे आगे आने वाले राइटर्स, जैसे आपके टी.एच. एलियट बहुत फेमस हैं, मैथ्यू आर्नल्ड बहुत फेमस हैं, आई रिचर्ड बहुत फेमस हैं। तो इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके पूरी की जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिज्म है, वो इन्फ्लुएंस हुआ था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दो, सो दैट दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, दिस विल हेल्प यू इन योर किसी भी तरह का एग्जाम आप दे रहे हो उसमें हेल्प करेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट